हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे और हमारे वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 3 तक मैंने आपको पिछले वीडियोज में कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारे अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले इस आज के सेशन को समझने के लिए पिछले 3 वीडियोज़ जो हमने आपको प्रोवाइड कराए उनको आप ज़रूर देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। और दोस्तों, इस चैप्टर को आप हल्के में ना लेना। ये चैप्टर बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे कई आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी परसेंटेज और आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। और दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है ना, इसमें हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आज का वो है प्रेरकत्व अर्थात इंडक्टेंस। और दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान के साथ आप आज की इस वीडियो को देखते रहें। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मनोज सर, गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, ताकि आप एक बेहतर तैयारी कर सकें। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव सिंह और मैं अब स्टार्ट करता हूँ आज का इम्पोर्टेंट सेशन। और इसमें जो है हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है आज का वो है प्रेरकत्व अर्थात इंडक्टेंस। अब दोस्तों, प्रेरकत्व क्या है, आइए पहले इसको समझते हैं। और प्रेरकत्व कितने प्रकार का होता है फिर हम उसको समझेंगे और फिर एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे। यानी प्रेरकत्व वैसे बेसिकली 2 प्रकार का ही होता है, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व। तो पहले प्रेरकत्व बताएंगे, इसके प्रकार स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, और फिर एक एक करके दोनों को हम बारी बारी के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रेरकत्व अर्थात इंडक्टेंस। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कुंडली है। सपोज हमारे पास एक कुंडली है, तो ये है कुंडली और इसमें मान लीजिए n फेरे हैं। कितने फेरे हैं दोस्तों, इस कुंडली में मान के चले हम n फेरे हैं और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक चुंबक को ले लिया है और इस चुंबक को हम गति कराएंगे, ठीक है। इस चुंबक को हम गति कराएंगे इस कुंडली के पास, तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। दोस्तों, आपने इतना पढ़ा था, लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं वो कुछ और डिफरेंट बताने वाले हैं। दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो इस प्रकार से कि कुंडली के पास चुंबक को तेजी के साथ गति कराया जाए तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका एक और तरीका भी है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का एक और तरीका है हमारे पास, जो कि क्या है, मान लीजिए इस कुंडली में हमने एक परिवर्ती धारा स्रोत लगा दिया है। अर्थात हमने यहाँ पर दोस्तों एक तो लगा दिया यहाँ पर धारा नियंत्रक, और दोस्तों इसमें हमने एक सेल या कोई एक बैटरी का यूज कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भी यदि हम इस धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को तेजी के साथ परिवर्तित करें इस कुंडली के अंदर, तो भी दोस्तों इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। अर्थात हम इस बैटरी से मिलने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, किसकी सहायता से, धारा नियंत्रक की सहायता से। धारा नियंत्रक को खिसकाकर, तेजी के साथ खिसकाकर, अर्थात विद्युत धारा में परिवर्तन करके भी हम इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारा दूसरा तरीका। तो दोनों तरीके से हम
किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। एक तो चुंबक को तेजी के साथ कुंडली के पास चला करके, और दूसरा तरीका कि उस कुंडली के अंदर एक धारा नियंत्रक और एक बैटरी की सहायता से धारा नियंत्रक को तेजी के साथ आगे पीछे खिसकाकर धारा के मान में परिवर्तन करके भी हम कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। और दोस्तों हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। और यदि आपका परिपथ कंप्लीट है तो उस परिपथ में एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, और इसी धारा को कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, एक धारा उत्पन्न होती है, इसको हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। तो दोस्तों यहाँ पर दो तरीके मैंने आपको बताए। अब यहाँ पर हम प्रेरकत्व पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक धारा नियंत्रक और एक बैटरी को लगाया है, और इस बैटरी की सहायता से और धारा नियंत्रक की सहायता से मैं धारा के मान को परिवर्तित अगर करूं तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में होगा परिवर्तन। ठीक है, और जिसके कारण इस कुंडली में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा, और इस विद्युत भाग बल कहेंगे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर दो प्रकार की घटनाएं होंगी। एक तो यह है कि मान लीजिए मुख्य धारा क्या है, परिपथ के अंदर बढ़ रही है, पहला यह है मुख्य धारा। और दोस्तों ये धारा क्या हो रही है, मान लीजिए ये वो कंडीशन है जब मुख्य धारा को हम बढ़ा रहे हैं, अर्थात धारा नियंत्रक की सहायता से हम विद्युत धारा जो मुख्य धारा जो इसमें प्रवाहित हो रही है इसके मान को हम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम मुख्य धारा बढ़ती हुई, मुख्य धारा बढ़ रही है, और दोस्तों धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो इस कुंडली में क्या आएगा, एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा। इसको कहेंगे प्रेरित विद्युत भाग बल। और दोस्तों यहाँ लिख देता हूं मैं प्रेरित विद्युत भाग बल। और इस प्रेरित विद्युत भाग बल की सहायता से देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये परिपथ क्या है, कंप्लीट है, तो इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी जिसको कहेंगे प्रेरित विद्युत धारा। तो दोस्तों इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। और दोस्तों ये जो प्रेरित विद्युत धारा है ये हमेशा हमारे किए गए परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात जब हम मुख्य धारा के मान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये प्रेरित विद्युत धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर इस मुख्य धारा के मान को घटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि यही होता है अपोज। और ये किसकी वजह से होता है, ये लेंज के नियम के अनुसार होता है कि सदैव प्रेरित विद्युत भाग बल, ठीक है, प्रेरित विद्युत भाग बल जो होता है वो विभवांतर का, हमारे द्वारा लगाए गए विभवांतर का क्या करता है, सदैव विरोध करता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रेरित विद्युत धारा जो उत्पन्न होगी वो सदैव मुख्य धारा का क्या करती है, विरोध करती है। ये लेंज का नियम के अनुसार होता है दोस्तों। अब देखिए मुख्य धारा बढ़ती हुई है, मुख्य धारा का मान बढ़ रहा है, तो प्रेरित विद्युत धारा इसका विरोध करके क्या करेगी, इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर के इस धारा के मान को घटाने की कोशिश करेगी, अर्थात प्रेरित विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी वो इस दिशा में होगी। ठीक है, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर इसके मान को क्या करेगी, कम करने की कोशिश करेगी। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, मैंने कई बार रिपीट करके मैंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो केस है पॉसिबल वो क्या हो सकता है। मान लीजिए इस बार हमने एक और कुंडली ली और इस कुंडली मान लीजिए n फेरे हैं। ठीक है, कितने फेरे हैं, मान लीजिए n फेरे हैं, n फेरों की एक कुंडली ली है मैंने। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक और धारा नियंत्रक का यूज़ किया है, तो हमने फिर से धारा नियंत्रक लाया है और यहाँ पर हमने फिर से एक बैटरी लगा दी। ठीक है दोस्तों, ये धारा नियंत्रक है और ये बैटरी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जो लिया है इस बार क्या लिया है कि मान लीजिए धारा के मान क्या है, घट रहा है विद्युत धारा। अब हमने लिया है मुख्य धारा, मुख्य धारा घटती हुई। और दोस्तों जब मुख्य धारा घटेगी तो इस बार जो प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी वो इस दिशा में होगी,
ये हमारे किए गए परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। अर्थात जब मुख्य धारा घट रही है, घटने की कोशिश कर रही है, तो दोस्तों मुख्य धारा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रेरित होकर के इसके मान को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तभी तो होगा हमारे परिवर्तन का विरोध। सदैव प्रेरित धारा हमारे मुख्य धारा का क्या करती है, विरोध करती है। तो अब मुख्य धारा घट रही है, तो मुख्य धारा घट रही है, इसीलिए प्रेरित धारा जो हो जाएगी इस बार इस दिशा में प्रेरित होकर के इस मुख्य धारा को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ लिख देते हैं हम प्रेरित विद्युत धारा। ये प्रेरित विद्युत धारा है दोस्तों, और जो कि इस बार आप देख पा रहे हैं ये धारा की दिशा में बह रही है और इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो किस प्रकार से होती है। दोस्तों प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह हमेशा मुख्य धारा का विरोध करती है। अगर मान लीजिए विद्युत धारा के मान को हम मुख्य धारा के मान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेरित धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर मुख्य धारा के मान को घटाने की कोशिश करेगी, अर्थात हमारे किए गए परिवर्तन का विरोध करेगी। और यदि मुख्य धारा घट रही है परिपथ के अंदर, तो प्रेरित विद्युत धारा मुख्य धारा की दिशा में ही प्रवाहित होकर उसके मान को बढ़ाने की कोशिश करेगी, अर्थात परिवर्तन का विरोध करेगी। तो दोस्तों ये आपको आराम से क्लियर हो गई होंगी दोनों चीज़ें। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अभी फटाफट, कंजूसी ना दिखाएं, बिल्कुल अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, बात कर लेते हैं प्रेरकत्व की। हम बात कर रहे थे। आइए दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ अगर अच्छे से क्लियर हो गई है तो अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा प्रेरकत्व अर्थात इंडक्टेंस के बारे में। दोस्तों क्या हमने इसमें देखा कि यदि हम धारा नियंत्रक की सहायता से इस विद्युत धारा के मान में बहुत ही तेजी के साथ परिवर्तन करें, तो दोस्तों जितनी तेजी के साथ परिवर्तन होगा, अर्थात जितना अधिक विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होगा, इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में उतना ही तेजी के साथ परिवर्तन होगा। अर्थात हम बहुत तेजी के साथ विद्युत धारा के मान को परिवर्तित कर रहे हैं, तो इस कुंडली में जो विद्युत भागबल है वो भी क्या होगा दोस्तों, बहुत तेजी के साथ परिवर्तित होगा। चलिए क्या है, हम समझ पाए कि माना एन फेरों की कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, एन फाई मान सकते हैं भाई। एन फेरों की कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, एन फाई, यही तो होगा। कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, क्या देखा हमने कि मान लीजिए इस कुंडली में एन फेरे हैं और इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, एन फाई। वो सदैव प्रवाहित धारा आई के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि एन फाई जो हो जाएगा वो प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, अर्थात एन फाई अनुक्रमानुपाती आई। हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्या आपने ये देखा है ऐसा या नहीं है? ठीक है, अगर है ऐसा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे, इसके आगे देखिए, एन फाई बराबर, अब दोस्तों यहाँ से हमें एक नियतांक लेना होगा। क्या लेना होगा, नियतांक लेना होगा। अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे, एक नियतांक आएगा, अर्थात ये हो जाएगा हमारा एन फाई बटे आई। इस आई को हम दोस्तों कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, और हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर एक नियतांक बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, एक नियतांक आएगा। इस नियतांक को ही कहते हैं दोस्तों हम प्रेरकत्व अर्थात इंडक्टेंस। ठीक है, नियतांक। तो इसको हम कर देते हैं इस प्रकार से, इस नियतांक को
इस नियतांक को ही कुंडली का प्रेरकत्व कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने इस प्रेरकत्व को निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, कुंडली का प्रेरकत्व कहते हैं। अब दोस्तों ये जो नियतांक है ये हमारा दो प्रकार का होता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये नियतांक हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वप्रेरकत्व और दूसरा होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। अब दोस्तों हम समझते हैं कि जो प्रेरकत्व है वो किस प्रकार की राशि है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रेरकत्व एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो दोस्तों क्या है, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, अच्छा इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है दोस्तों इसका हेनरी। क्या होता है, हेनरी होता है और इसको हम H से प्रदर्शित करते हैं, हेनरी। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं इसके विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र दोस्तों वैसे तो आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, फ्लक्स का लिखिए ऊपर और नीचे विद्युत धारा का लिखिए, इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बाकी देखिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसमें इसका मात्रक होता है ml2 T-2 और A-2, ml2 T-2 A-2। ये इसका क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इतना समझ में आया है तो कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर आऊँगा वो इसके दोनों प्रकार लेकर आऊँगा। यानी पहले हम कराएंगे आपको स्वप्रेरकत्व, जो इसका पहला प्रकार है। दोस्तों ये कितने प्रकार का होता है नियतांक, दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रेरकत्व दो प्रकार का हो गया, स्वप्रेरकत्व और दूसरा हो गया अन्योन्य प्रेरकत्व। तो मैं कल आपको स्वप्रेरकत्व पहला टाइप इसका कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। अगर आज का सेशन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों यूं ही अपना प्यार हम पर बना के रखें और इसी तरीके से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। दोस्तों मैं आपका पूरा की पूरा सिलेबस इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा और इस बार जो हमारा टारगेट है वो 95 प्लस का है। कितना है दोस्तों, 95 प्लस का हमारा टारगेट है। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियो पर। दोस्तों इस बार हमारा टारगेट है 95 प्लस। ठीक है, 95 प्लस है हमारा इस बार टारगेट। और दोस्तों इस टारगेट को हम केवल तभी पूरा कर सकते हैं जब आप लोग हमारे साथ पूरे तन मन धन से जुड़े हैं। अगर आप पूरे तन मन धन से हमारे साथ नहीं हैं दोस्तों तो शायद हम ये टारगेट पूरा ना कर सकें। बिल्कुल विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल भी ना सोचें दोस्तों, पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहें। आपका टारगेट ये निश्चित पूरा होगा। 95 प्लस का है हमारा टारगेट इस बार। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम आपको सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, ठीक है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और उसके बाद में जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को ख़त्म करके उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे अनसॉल्व्ड पेपर्स को कराना। ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर हम ज़रूर लगवाएंगे ताकि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। तो दोस्तों मैं आपके लिए पूरी मेहनत के साथ आपके साथ हूँ, लगा हुआ हूँ मैं आपके साथ। और मैं तैयारियाँ मैंने भी अपनी शुरू कर दी है कि किस प्रकार से आपको कराना है और किस प्रकार से आपके 95 प्लस टारगेट आपको अचीव कराना है। दोस्तों मैं अपनी तैयारी में लग चुका हूँ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो किस प्रकार से हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टारगेट आपका भी है और हमारा भी है, तो मिल करके इसको पूरा करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।